या इसको बाद में करेंगे। पहले ये जो परिस्थिति है इसके मूल में दो विचारधाराएं हैं। एक का नाम है भौतिकवाद। मानव परंपरा में अनेक प्रकार से विचार हुआ, दर्शन हुआ, बहुत सारी सोच विचार चला। हम जीवन विद्या में इन सभी को ना दो भाग में बांट रहे हैं। एक को नाम दे रहे हैं भौतिकवाद और दूसरे को नाम दे रहे हैं आदर्शवाद या अध्यात्मवाद, है ना। ये दो भागों में भौतिकवाद और आदर्शवाद, इन दो बातों को हम करेंगे। तो भौतिकवाद जो है उसका मतलब क्या है? वाद का अर्थ होता है समझने का तरीका, सोच विचार, है ना, ये वाद का अर्थ होता है। तो भौतिक वस्तु को केंद्र में रख के चीजों को समझने का जो प्रयास हुआ उसको नाम दिया भौतिकवाद। ठीक है। तो हमने पूरे संसार को एक भौतिकवादी दृष्टि से भी समझने की कोशिश की। हाँ भाई, भौतिक का मतलब होता है मटेरियल, है ना। तो जिसको छू सकते हैं, चख सकते हैं, ऐसी चीज को भौतिक वस्तु कहते हैं, है ना। उसको केंद्र में रख के हमने पूरे संसार को समझने का एक प्रयास किया, उसको बोलो भौतिकवाद। जिसमें भौतिक वस्तु ही मूल सत्य ऐसा मानते हैं, जिसको छू सकते हैं, चख सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसी को सत्य माना। और जो इंद्रियों की सीमा में नहीं आता है, इंद्रियों की सीमा से जो परे है, वो सब झूठ है, मिथ्या है, ऐसा इधर मानते हैं। तो जो कुछ भी इंद्रियों की सीमा में आता है या यंत्रों की सीमा में आता है वही सच है, यहां पे ऐसा मानते हैं। और ये जो भौतिक वस्तु है, इसी के अलग अलग स्वरूप, इसके अलग अलग क्रियाकलाप ही हमारे को संसार के रूप में दिख रहे हैं। तो भौतिक वस्तु के रूप में ही परमाणु है, परमाणु, अणु, अणुरचित रचनाएं, है ना, ग्रह गोल, सूर्य, आकाश गंगाएं, और ऐसे तमाम जितना भी ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष है, सब में सब चीजें सब भौतिक वस्तु है। तो भौतिक वस्तुओं से बना हुआ संसार। ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, ये आपस में जो क्रिया प्रक्रिया कर रही हैं, इसके मूल में सिद्धांत बताया परस्पर संघर्ष। कि कोई भी चीजें आसपास होती हैं, उनमें आपस में खींचातानी शुरू हो जाती है, और इसके फल स्वरूप जो परिणाम आते हैं उससे नई घटना घटती है, नई विकास होता है। इस सिद्धांत को बताते हैं परस्पर संघर्ष से विकास, है ना। जैसे परमाणु है, परमाणु के अंदर जो केंद्र में अंश हैं और जो परिवेशों में अंश है, इनके बीच में खींचातानी चलती रहती है और इससे परमाणु की व्यवस्था बनती है, ऐसा वो बोलते हैं। धरती है, सूर्य है, धरती जैसे जितने ग्रह हैं वो दूर भागना चाहते हैं, सूर्य उनको पकड़ के रखता है और इस संघर्ष में सौरमंडल बन जाता है, इसको विकास कहते हैं, है ना। ऐसे ही बताते हैं समाज के अंदर जो संपत्ति को बनाने वाले, है ना, जो संपदा से, प्राकृतिक संपदा से एक श्रम पूर्वक संपत्ति को बनाते हैं, ये होते हैं जो काम करने वाले लोग होते हैं। और पर उसके ऊपर नियंत्रण करने वाले जो होते हैं वो पूंजीवादी होते हैं। इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष रहेगा। इसके आधार पर पूरी समाज की व्याख्या वो करते हैं। ठीक है, ये भौतिकवादी सोच विचार है ना। इसमें मूल सिद्धांत संघर्ष है, परस्पर संघर्ष। और इसमें ये मानना है कि जो सत्य है वो इंद्रिय गोचर है, यानी जिसको इंद्रियों से पहचाना जा सकता है, इंद्रियों के माध्यम से देखा जा सकता है। ये सब भौतिकवाद के मूल बिंदु हैं। भौतिकवाद को अंग्रेजी में मटीरियलिज्म भी कहते हैं। फिर आदर्शवाद में आते हैं, आइडियलिज्म में, है ना। इसके अंदर क्या बोला कि ईश्वर ही मूल सत्य है। और सर, हाँ जी, आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद का मतलब है ऐसा वाद जिसमें किसी आदर्श वस्तु को पहचान के पूरे संसार को समझने का प्रयास किया गया। ईश्वर ही वो आदर्श वस्तु है मूल में। ठीक है, तो ईश्वर ही मूल सत्य है, ऐसा पहला प्रतिपादन है उनका। उनका कहना है ईश्वर ही मूल सत्य है। ठीक है,
तो सारी धार्मिक किताबें आदर्शवादी होती हैं, है ना? ऐसे। हाँ जी, पूछो क्या पूछो? हाँ, आइडियलिज्म होता है, स्पिरिचुअलिज्म को अधिकतर हम लोग अध्यात्मवाद बोलते हैं। अच्छा, मिलती जुलती बात है। हाँ, हाँ। आध्यात्मिकवादी बोल सकते हैं इसको? आदर्शवाद का एक भाग अध्यात्मवाद भी होता है। आदर्शवाद में अधि भौतिकवाद, अधि दैवीवाद और अधि ये अध्यात्मवाद, तीनों चीजें आती हैं। छोड़ दो उसको, वो उसी जैसी चीजें हैं। जहां ईश्वर को मानते हैं वो सब आदर्शवाद। ठीक है? हाँ हाँ, सही है। ठीक। ईश्वर का क्रियाकलाप ही संसार है। तो ये संसार क्या है? तो बोलते हैं ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने किया हुआ है। ये इस प्रकार की सब बातें आती हैं इसमें। सुना ये सब आप लोगों ने? सुना सर, है ना? सुना। फिर इसमें सिद्धांत क्या रहता है? ईश्वर की कृपा ही सिद्धांत है। ये घटना क्यों घटी? क्योंकि ईश्वर की इच्छा थी। तूफान क्यों आया? ईश्वर की इच्छा थी। बच्चा क्यों पैदा हुआ? ईश्वर की इच्छा थी। भगवान युद्ध क्यों हुआ? भगवान की इच्छा थी। ऐसे ही बोलते हैं ना? जी सर। तो इसलिए प्रेरणा क्या दी जाती है? ईश्वर को खुश करो, ईश्वर की कृपा होगी तो मनोकामना पूरी होगी। अभी डर या प्रलोभन की बात नहीं कर रहा मैं, बोल रहा हूं ईश्वर की कृपा से चीजें घटित होती है, ईश्वर की इच्छा से चीजें घटित होती है। वही सिद्धांत है इसमें मूलतः। कोई घटना क्यों घट रही है, उसके मूल में ईश्वर ही कारण को बताते हैं। मूल कारण ईश्वर, ऐसा बताते हैं। और सत्य या ईश्वर, ये सच्चाई, ये इंद्रियों से परे है, इंद्रियों में नहीं आती। इसको इंद्रियों से नहीं पहचाना जाता। आप में से कुछ लोग भौतिकवाद से परिचित होंगे, कुछ लोग आदर्शवाद से परिचित होंगे, कुछ लोग दोनों से परिचित होंगे, और हो सकता है कुछ लोग दोनों से ही अपरिचित हों। और इसको पढ़ के देखिए, इसमें कोई बात आप लोगों को पढ़ने में समझ में नहीं आ रही हो, स्पष्ट ना हो रही हो, तो बताइए, फिर हम उसको व्याख्या करेंगे। सर ये लास्ट वाला सत्य इंद्रियों से परे है, मतलब ईश्वर ही सत्य है, पहली लाइन में लिखा है। हाँ। तो ईश्वर को इंद्रियों से नहीं देख, आंखों से नहीं देख सकते, कानों से नहीं सुन सकते, नाक से नहीं सुन सकते। ईश्वर जो है वो इंद्रियों में नहीं आता, उसका तो अनुभव ही करना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं। ये सत्य इंद्रिय गोचर है। ये कौन बोल रहा है? भौतिकवाद। भौतिकवाद में सब सच्चाई इंद्रियों से, जो इंद्रियों में नहीं पकड़ में आता वो सब भ्रम है, ऐसा बोलते हैं। नहीं समझे। जैसे भूत प्रेत जो है विज्ञान नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते, यंत्रों से पकड़ में नहीं आते। तो यानी इंद्रियों की सीमा से बाहर है। तो बोलते हैं ऐसी कोई चीज नहीं होती, आपका भ्रम है बस। उसको मानते ही नहीं कि वह उसका अस्तित्व होता है। नहीं तो ये वो सत्य के लिए कह रहे हैं इंद्रिय गोचर है। हाँ, कौन? भौतिकवादी। भौतिकवादी किस चीज को सत्य मानते हैं? भौतिक वस्तु को, मैटर को ही सत्य मानते हैं, मटेरियल को। ठीक है जी सर। हाँ। किसी और को कुछ पूछना? बोलिए। अब्राहमिक जो फिलॉसफी वो आदर्शवाद से ही निकली है। हाँ जी, अब्राहमिक फिलॉसफी जो है, अब्राहमिक हो, नॉन अब्राहमिक हो, सारे आदर्शवाद में आती है। जितनी भी रिलीजियस फिलॉसफी है सब आदर्शवाद, क्योंकि सब ईश्वर को मानते हैं किसी रूप में। ये पामिस्ट्री और हॉरोस्कोप कौन सी में आएगी? ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। ये अब किस सिद्धांत को चल रहे हैं, कर रहे हैं, इसके अंदर कोई मटेरियल रियलिटी होगी तो भौतिकवाद में आएंगे, अगर नहीं होंगी तो वो उसका आंसर जो, अगर वो किसी नॉन मटेरियल चीज के रूप में बोलते हैं तो वो आदर्शवाद में आएगी। सांख्य और योग को किस में रखते हैं? आप बताइए, उसमें ईश्वर की चर्चा है? ये भौतिकवाद को मैं चाइनीज फिलॉसफी के साथ जोड़ के देख सकता हूँ। उसमें क्या बताते हैं? कहते हैं कि एवरीथिंग इज मैटर। हाँ, तो भौतिकवाद है। जैसे अपने यहाँ पे ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर लिविंग मैटर। हाँ, मैटर ही बता रहे हैं ना। हाँ, तो भौतिकवादी सोचे। क्योंकि वो किसी धर्म को तो मानते नहीं।
वो बुद्धिज्म को भी नहीं मानते हैं। हाँ, कुछ अलग अलग है वहाँ। बुद्धिज्म को मानने वाले हैं, कुछ कंफ्यूशियज्म को मानने वाले हैं, ताओइज्म को मानने वाले, अलग अलग प्रकार से हैं। जैसे भारत में अनेक मान्यता वाले लोग है ना। भारत में भी एक परंपरागत वो था भौतिकवाद, क्या नाम था उसका? चारवाक का दर्शन जो था पूरे भौतिकवादी दर्शन। नहीं, सुनाई नहीं पड़ा। चारवाक दर्शन जो है नहीं सुना मैं। ठीक से धीरे से बोलो। चारवाक जी की चर्चा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में भी की। ठीक है, उनका नाम सुना था चारवाहक। चारवाक वो एक उस नाम से एक दर्शन है जो भौतिकवादी दर्शन है भारतीय। भारत में प्राचीन काल से 9 दर्शन प्रसिद्ध है। 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन है ना। तो जिसको हिंदू दर्शन कहते हैं, धर्म आजकल सनातन कहते हैं, उसमें 6 आते हैं। चारवाक फिलॉसफी पे पंजाबी में गाना भी है जी। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल हाँ। किसी दा दुखायो ना। हाँ, तो चारवाहक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन बोला, और जो 6 भारतीय दर्शन है ना, उनको आस्तिक दर्शन कहा। ऐसे ठीक है। दर्शन माने फिलॉसफी। इस प्रकार से भारत में भी पहले फिलॉसफी नहीं है, देश विदेश सब जगह फिलॉसफी। तो हर फिलॉसफी, दर्शन, विचारधारा को देखेंगे, उसके मूल में या तो भौतिकवाद है या आदर्शवाद है। इन 2 विधियों से चीजों को पहचानने की कोशिश की। पर इसमें जो चीज देखने को मिलती है, एक भौतिक वस्तु को ही सत्य मान रहा है और दूसरा भौतिक वस्तु को झूठ मानता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत। हाँ, मतलब एक दूसरे से एकदम अलग अलग खड़े हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि भौतिकवाद को आदर्शवाद जो है वो झूठ मानता है। वो ये कहता है कि ये जो है ये ईश्वर तत्व ने ही किया है। मतलब अगर शंकराचार्य जी की उसको मान लेते हैं स्टेटमेंट को, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो क्या निकलता है निष्कर्ष? हाँ। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या का अर्थ है ये आदर्शवाद है जी। ठीक है। ये दो चश्मे हैं संसार को देखने। हम भी आपको एक चश्मा देंगे यहाँ पे, ठीक है। चश्मे की दुकान ही तो लगा रखी। तीसरा हाँ। अभी यही नहीं समझ में आ रहा 2 में से कौन सा पहने। हाँ, ये तो आज सबके संसार में सबसे बड़ा झंझट तो यही है। इसी में तो खिचड़ी पकड़ी। यही खिचड़ी है, सही पकड़ा आपने। तो ये खिचड़ी कैसे पकती है, इसका भी उदाहरण बड़ा सिंपल है। जब हम सोच विचार कर रहे होते हैं तब हमारे को आदर्शवाद का चश्मा लगा रहता है। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उसके अंदर हम सब चीजें परफेक्ट सोच रहे होते हैं, ईश्वर की कृपा से दया करना चाहते हैं, समाज का सुधार करना चाहते हैं, है ना, सबका सहयोग करना है, सोचते वक्त ऐसे। जब करने की बारी आती है तो भौतिकवादी हो जाते हैं। तो व्यवहार काल में भौतिकवादी, विचार काल में आदर्शवादी। तो लगता है अरे करेंगे तो इसमें खर्चा होगा। सर दोनों अधूरी सी लग रही है, दो इसमें क्लियर है नहीं दोनों। दोनों को मरोड़ो, उसी में डालो, बिल्कुल ठीक पहचानते हो। तो इतने पे चलो, अभी ये दोनों अधूरी दिख रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। इतना तो पकड़ लिया ना, दोनों अधूरी है। इन दोनों अधूरे चश्मों से अभी हमने संसार को देखने की कोशिश की। कोशिश कर रहे हैं लोग, करते आ रहे हैं, करते आए हैं आज तक, करते आ रहे हैं, हम भी करते आ रहे हैं। हाँ, वही बोला ना, जब आप सोच विचार करते हो घर में कैसे रहेंगे, अच्छा हम ऐसा भी कर लेंगे, वैसा भी कर लेंगे, तब हम आदर्शवादी हो जाते हैं। और जब करने की बारी आती है, जीने की बारी आती है, तो भौतिकवादी हो जाते हैं। एक लगा लो चश्मा तो तुम्हें जिंदगी निकाल जाती। हाँ, ऐसा भी करके देखा लोगों ने, एक ही चश्मे से जिंदगी जी, वो भी कोशिश जब की है। घुसा के जो चश्मा तो गलत नंबर को लग दो। सर एक और सर, हाँ। जैसे आदर्शवाद है, हाँ। जिसको अपन आध्यात्मिक बात बोल सकते हैं, इसमें अध्यात्मवाद भी आता है। लेकिन भौतिकवाद का कोई और दूसरा शब्द नहीं बोल सकते। लौकिक
लौकिक अलौकिक दो ही। भौतिकवाद में सब आ जाता है भाई, बहुत सामान्य सी बात है, नाम से मत वो हो, सीधी बात है। जो चीजें हम आंखों से देखते हैं या अपनी इंद्रियों से पहचानते हैं, जहाँ पे इसको सत्य मान के बात को कहा गया है, ये भौतिकवाद। जैसे एक मिनट, जैसे यदि आप हमको कहते हैं तड़के यीशु को दिखाएंगे, यदि आपने कह दिया कि ये सही है तो आप भौतिकवाद में आ जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा हम कहाँ खड़े होते हैं, वो तीसरा चश्मा उसी के लिए रखा हुआ है। तीसरा चश्मा निकल रहा है, फिल्म देखते हैं ना तो उसके लिए अलग चश्मा लगता है। तीसरा चश्मा भी निकलेगा। तीसरा चश्मा भी निकाला नहीं है ना, पहले दो का तो बता दूं आज तक कहाँ खड़े हैं, फिर तीसरे की बात करेंगे। तब ईश्वर देखेंगे। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा इशारा किया था। नहीं, सही किया इसने सर्टिफिकेट ज्यादा ना दो। तो ये दो विचारधाराओं से संसार को देखने समझने का मानव जाति ने प्रयास किया, और सही बात है आज की डेट में अधिकतर लोग या तो अधिक भौतिकवादी हैं या आदर्शवादी हैं, पर सभी लोग इन दोनों में झूलते रहते हैं। जब भौतिकवाद में मन भर जाता है तो आदर्शवाद की तरफ भागते हैं, जब आदर्शवाद से जब जूझने लगते हैं तो फिर भौतिकवाद की तरफ आ जाते हैं। ऐसे डोलते रहते हैं पेंडुलम की तरह। और भौतिकवाद ने जो काम किया है अभी तक, उस सोच विचार से जो उपलब्धि हुई है मानव जाति में, उस योगदान को भी देखें, उन्होंने क्या योगदान दिया भौतिकवादी दृष्टि से। वे हम किसी चीज को समीक्षा करने जा रहे हैं तो पहले उसने जो योगदान दिया उसको भी पहचान लें। सामान्य कांक्षा, महत्वाकांक्षा के साधनों व संबंधी तकनीकी का विकास एवं प्रचुरता, जिनसे मानव परंपरा सुविधा संपन्न होना। अब ये भाषा थोड़ी मुश्किल लगी हुई सबको, है ना। सामान्य कांक्षा का अर्थ होता है रोटी कपड़ा मकान, ये समझ में आता है। सामान्य आकांक्षा। महत्वाकांक्षा का मतलब होता है आने जाने के साधन, फोन, टेलीविजन वगैरह, ये सब जरूरत की टेलीकम्युनिकेशन और आने जाने के साधन, यातायात के साधन, जिसको बोलते हैं महत्वाकांक्षा। जिसको सुंदर भाषा में बोलूंगा तो आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन। पहले तीन जो है वो सामान्य कांक्षा। कौन सी? आहार, आवास, अलंकार। उसको रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बोलते हैं? रोटी कपड़ा मकान। रोटी मकान कपड़ा, है ना, आहार, आवास, अलंकार। और आने जाने के साधन उसको बोलते हैं दूरगमन, और दूरश्रवण और दूरदर्शन को बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन, है ना, दूरसंचार के साथ। ठीक है, जिनको महत्वाकांक्षा कह रहे हैं। सामान्य कांक्षा की वस्तुएं रोज चाहिए, महत्वाकांक्षा की वस्तुएं जब जरूरत हो तब चाहिए होती। ठीक है, तो इन सब के साधन विकसित हुए भौतिकवादी विधि से। इस सब की तकनीकी विकसित हुई भौतिकवादी विधि से। पहले आप सोचो जंगल युग में जैसा खाना खाते होंगे, फिर कबीला युग में जैसा खाना खाते होंगे, फिर ग्राम युग में एक प्रकार से खाना खाते रहे। आज की डेट में तो बटन दबाओ और खाना आ जाता है ना। तो भोजन का विस्तार कितना हो गया, अलग अलग प्रकार से हो गया, तकनीकी कितनी हो गई, है ना। आप सोचिए एक समय पे केवल कच्चे ही चीज खाती थी, फिर कुछ पका के खाने लगे, फिर पता चला पकाने में जलाने के अलावा उबाल भी सकते हैं, फिर और भी तरीके आ गए, भाप भी दे सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी, अनेकों प्रयोग होते रहे। तो धीरे धीरे भौतिकवादी विधि से सब विकास होता है ना। और इस चीज का विकास तकनीकी का विकास, साधनों का विकास। ठीक है, और प्रचुरता का अर्थ होता है कि इसकी मात्रा बढ़ती है, हाँ, अधिकता होगी, अधिक मात्रा में होते हैं। तो खाने की चीजों की मात्रा अधिक हुई कि नहीं हुई? अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीजें मिलने लगी। अभी बच्चों को देखो, हमारे जो छोटे छोटे क्या क्या खाते रहते हैं, मैंने सब चीजें देखी भी नहीं हो बहुत सारी, है ना। तो सामान्य कांक्षा की चीज, और वैसे ही दूरदर्शन, दूरगमन, दूरश्रवण के साधनों में भी कितने प्रकार की चीजें आ गई, टेलीकम्युनिकेशन की और उस सब की, है ना। तो ये सब संबंध आपने अपने मैंने 50 साल में देख लिया। पहले हम जब बच्चे थे तो अधिकतर चिट्ठी चलती थी, कभी कभार फोन होता था, फिर फोन खूब होने लगा, फिर मोबाइल फोन आ गया, अब स्मार्टफोन आ गया,
है ना। इस बीच में टेलीविजन पहले एक चैनल आता था, फिर 2 चैनल हुए, अब तो अनंत चैनल हो गए। अब चैनल आउट हो गए, इंटरनेट आ गया, सारे प्रोग्राम इंटरनेट पे आ गए। तो दूरसंचार के बहुत सारे साधन। सर ये जो भौतिकवाद है, ये सामान्यकांक्षा महत्वाकांक्षा के साधन इन्होंने दिए, जो भौतिकवादी लोग थे, उनको मैं विश्व के कौन से हिस्से में मानूं कि वहां से ये पनपे? धरती में मानव जाति की बात हो रही है भैया, किसी हिस्से की बात मैं नहीं। ऐसे कह रहा हूँ कि अगर ये कहीं पे, क्योंकि भारत तो काफी देर से, क्या सदियों से 2000-3000 साल भी अगर हम देख लेंगे तो वो आदर्शवादी ही हमें दिखता है, जैसे हम हिस्ट्री में। नहीं भैया, मैंने बोला ना, प्राचीन युग में हमारे पास 9 दर्शन थे, उसमें से भौतिकवादी दर्शन भी था। ऐसा कोई काल नहीं है जहाँ पे आदर्शवाद ना हो या भौतिकवाद ना हो। कभी कोई डोमिनेंट होता है, कभी कोई डोमिनेंट होता है, रहते दोनों। महत्वाकांक्षा जैसे आपने कहा, ये इसमें संचार के साधन है और यातायात के साधन। जैसे मेरी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की है, तो ये मेरी महत्वाकांक्षा हुई ना। हाँ हुई ना। हाँ, तो पद पाने की जो इच्छा है, महत्व हो गया। अब उसके लिए आपको ये सब साधन इस्तेमाल करने पड़ेंगे, उससे कम में तो नहीं हो पाओ। इच्छा प्रबल हुई तो बताना, हम सहयोग करेंगे फिर। हम लोग भौतिकवादी विधि से शिक्षा विधा का विस्तार हुआ। ये कैसे हुआ कि जब भौतिकवाद का विकास हुआ, उससे उद्योगीकरण हुआ। उद्योगों में काम करने के लिए लोग चाहिए थे, अब उनको ट्रेनिंग देनी थी काम अलग अलग चीजों को करने के लिए। किसी को मशीन चलानी है, किसी को सामान को रखना है, किसी को प्रोसेसिंग करनी है, तो अलग अलग ट्रेनिंग के लिए उन्होंने शिक्षाएं शुरू की, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एजुकेशन। औद्योगिक शिक्षा का एक मॉडल शुरू हुआ। तो इस विधि से, अब पारंपरिक विधि से जो शिक्षा थी, उसमें कुछ ही लोगों को शिक्षा का आधार, वो अधिकार था। जब औद्योगिकरण हुआ तो ये शिक्षा का अधिकार अधिक लोगों को मिलने लग गया। आज ये समय आ गया पिछले 40-50 वर्षों के बाद से कि कोई भी मानव संतान जन्म ले रही है धरती पे कहीं भी, उसके माता पिता या उसका समाज सोचता है इस बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। आज से पहले ऐसा नहीं था, 50 वर्ष पहले तो कुछ लोग सोचते थे बच्चे को शिक्षा मिले, सब लोग नहीं सोचते थे। लेकिन आज की डेट में सर्व मानव सोचते हैं कि बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इस शिक्षा के विधा का विस्तार हुआ। तकनीकी शिक्षा में प्रगति हुई, ये सब भौतिकवादी विधि से हुआ, ये सब इसका योगदान है। अधिक उत्पादन के लिए सामाजिक रूढ़ियों का टूटना। उद्योगीकरण के लिए पहले जैसे उठना बैठना खाना पीना कुछ लोगों का सीमित लोगों में होता था, सबके साथ नहीं होता। पर आप जब फैक्ट्री में काम करने जाओगे तब सभी लोग एक जगह बैठ के खाना खाते हैं, एक जगह उठते बैठते हैं, उनका जो मनोरंजन है एक साथ होने लगा। तो सबका उठना बैठना खाना पीना, इससे सामाजिक रूढ़ियां टूटी उद्योगीकरण से। भौतिकवाद की तेज विदेशों में भी रहे सब, वहां पे क्लास का डिफरेंस था ना, वो धीरे धीरे हटा। ऐसे ही मानव परंपरा में आदर्शवाद का योगदान क्या है? आदर्शवाद ने उच्च लक्ष्य की बात की, ऐसे लक्ष्यों की बात की जो कि रोजमर्रा की जिंदगी के लक्ष्य नहीं। जैसे वही मोक्ष की बात करी, ईश्वर प्राप्ति, हाँ जी, ईश्वर प्राप्ति की, ईश्वर प्राप्ति की बात की है ना, सर्वशुभ की बात की, ऐसे लक्ष्य की कुछ बात की, सर्वशुभ कामनाएं की, समृद्ध भाषा दी, उत्कृष्ट अवधारणाएं दी, जैसे ईश्वर के बारे में अवधारणा दी, न्याय के बारे में अवधारणा दी, धर्म के बारे में, सत्य के बारे में, अखंडता, सार्वभौमिकता, क्षुणता, ऐसी सब अवधारणाएं हमें आदर्शवाद से मिली, जिनसे मानव मानसिक एवं आध्यात्मिक पक्ष को विकसित करने में प्रयासरत हुआ। तो मानव जाति में जो मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष का विकास हुआ वो आदर्शवादी विधा से। ये ठीक लगती है बात? अक्षुण्णता क्या है? अक्षुण्णता का मतलब होता है जिस चीज का अंत नहीं होता, जो खत्म नहीं होती, बनी रहती है। इन्फिनिट।
कंटिन्यूटी, निरंतरता, और सर्वभौमिकता, जो सब जगह पर हो, सब समय पर। अखंड का मतलब जो टुकड़े टुकड़े में नहीं है, अखंड भारत जुड़ा है। बढ़िया, एक एक शब्द को पूछ लो जिसको नहीं समझ में आ, और जिसको ये सब भारी पड़ रहा है वो बाहर जाओ, आराम से टहलो, अच्छा मौसम रखा बढ़िया। कई बार भारी पड़ जाती है भाषा, तो बाहर घूम के आने में अच्छा है, वो ज्यादा सहयोगी है। ठीक, जिसको इशारा किया वो समझ गए होंगे। कोई संकोच नहीं करना इस क्लास में। जब मन नहीं लग रहा है तब उठ के जा सकते हैं सब कुछ, हमारे को उसमें बुरा नहीं लगता है। फ्रेश हो जाइए, जब मन करे तब अंदर आइए। अगला बिंदु, सत्य अन्वेषी प्रवृत्तियों, है ना, जो लोग सत्य का खोज में लगे, सत्य अन्वेषी का मतलब सत्य को खोजने वाले, ऐसी प्रवृत्तियों को सम्मान मिला। कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां थी? जो साधु थे, संत थे, उपासक थे, ऐसे कामों में जो लगे इनका सम्मान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। अन्वेषी शब्द का मतलब खोजना होगा जी, उजागर करने वाला। परंपरा में आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा व शोध का मुद्दा बना। कोई ज्ञान ऐसा भी है जो व्यवहारिक स्तर से ऊपर का ज्ञान है ना, ये मुद्दा बना। इससे पहले नहीं था, अध्यात्मवाद से पहले नहीं था, आदर्शवाद से पहले ये सब बातें नहीं। आदर्शवाद से शुरू हुआ अध्यात्म ज्ञान। या हाँ, इसमें मानी चर्चा हुई, कई मुद्दा हाँ, बनाया कई हजारों वर्षों तक चर्चाएं चली हैं इन पे। इस पे। हाँ, क्या है असली ज्ञान? भौतिकवाद में नहीं हुआ इसका कोई और। नहीं, भौतिकवाद में तो भौतिक ज्ञान हुआ, जी, अध्यात्म ज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री विकसित हुई उसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह ये विकसित हुई भौतिकवाद में। अच्छा, आदर्शवाद के अंदर ये सब विकसित हुआ। ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, इस पे बात हुई। इस सब पे बात, अनुभव क्या है। नहीं तो भौतिकवाद भी तो यहीं से निकला होगा कि कहाँ से खोज हुई थी? दोनों कहाँ से गया है? दोनों ही मानव के दो पक्ष हैं। जिनका ध्यान एक पक्ष पे चला गया वो उस दिशा में बढ़ गए, जिसका दूसरे पे चला गया वो उस पे चले गए। किसी संयोगवश, है ना, दुर्घटनावश ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरकता को पहचान नहीं पाए, ये संकट हो गया। ठीक है, क्योंकि कुछ सच्चाई भौतिकवादी है, कुछ सच्चाई आदर्शवादी। उसको देख लेंगे अभी थोड़ी देर में जब हम बात करेंगे। धर्म, पंथ, मत आदि के प्रचार प्रसार हेतु धार्मिक शिक्षा का विस्तार होना। अलग अलग धर्मों ने अपनी अपनी शिक्षा का प्रचार किया है, उसूल विधि से भी शिक्षा का प्रचार हुआ। मिशनरियों ने आके स्कूल खोले हैं अलग अलग जगह पे। सबसे ज्यादा पंथ और मत, हाँ, तीनों को थोड़ा सा ये इनकी परिभाषा में बताएं क्या है? अरे कुछ नहीं, मोटा मोटा अर्थ लेके चलो ना, इसमें बहुत कुछ रखा नहीं है। धर्म, पंथ, मत में क्या रखा है? नहीं, शब्द पे थोड़ा सा पंथ और अरे छोड़ो, काम की बात पे आगे बढ़ो। थोड़ा सा पंथ समझा। भैया हैं? इनका एक ही मतलब है सर। अरे मोटा मोटा अर्थ एक ही है। किसी मान्यता के साथ चलते हैं, किसी ईश्वर को एक प्रकार से मानते हैं, उसको पाने की विधियों को अलग प्रकार से मानते हैं। इस तरीके से भेद है उसके अंदर। किसी के अंदर करने वाले पक्ष पे ज्यादा है, किसी में आध्यात्मिक पक्ष पे ज्यादा ध्यान है, किसी पे दोनों की कॉम्बिनेशन पे ज्यादा ध्यान है। पंथ को तो हम सब जैसे हमें समझ में आ रहा है कि मार्ग भी हो सकते हैं, मार्ग। ठीक है ना? और मत विचार, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ो। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, छोड़ दो इसको, ये हमारा मुद्दा नहीं है। सर एक प्रश्न, हाँ, जैसे कि आदर्शवाद और भौतिकवाद शुरू हुए हैं, दोनों साथ में हुई सर? आगे पीछे, हाँ, साथ साथ ही मान लो इसको, साथ साथ आदिकाल से ही रहे। दोनों एक साथ हुई? देखिए कैसे शुरू होगा। एक, जैसे आपको जंगल युग से सोचा, जहाँ आदमी धरती पे पहली दफा पैदा हुआ, अब उसके सामने खाना क्या है इसकी खोज में लगा होगा। तो उसने देखा कुछ जानवर कुछ खाना खा रहे हैं, अच्छा बंदर ये खा लेता है, मैं भी खा सकता हूँ, ये भौतिकवादी सोच हो गई। ठीक है, अब उसने देखा कि वो खाना के लिए जा रहा है, अचानक ही किसी सांप ने काट लिया, मर गया आदमी।
तो इसको सांप ने क्यों काट लिया, इसके पीछे क्या है, तो इसलिए किसी देवी देवता को परेशान कर दिया या किसी अदृश्य शक्ति ने कर दिया। यहाँ से आदर्शवाद शुरू हो गया, रहस्यमय कारण से आदर्शवाद शुरू हो गया, और जो व्यवहारिक चीजों के अंदर जो गए वो भौतिकवाद में आ गए। साथ साथ दोनों ही, दोनों आदमी किसी काल में किसी का प्रभाव ज्यादा बड़ा, किसी काल में किसी का प्रभाव ज्यादा। हाँ, तो दोनों आदमी पकड़े हुए आज भी पकड़े सर। हाँ, आदमी तो है दोनों। जैसे मान लीजिए, जैसे आध्यात्मिकवाद की बात की है, कोई कहता है कि भगवान है, मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं भौतिकवाद में आ गया। कोई कहता है अध्यात्म, तो दो ही चीज आदमी सामने आ रही है ना पकड़े। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दोनों आमने सामने खड़े हैं, पर नाम मानने से कोई भौतिकवादी या आदर्शवादी नहीं होता। नहीं, कहने की तो तात्पर्य। हाँ, समझ गए, तो मैंने इसलिए उसको तो बोल ही दिया, पर मैं बोल रहा हूँ कोई आदर्शवाद को नहीं मानने से भौतिकवादी नहीं होता, कोई भौतिकवाद को नहीं मानने से आदर्शवादी नहीं होता। लेकिन दो ही चीज आज भी है, है ना, मोटा मोटा दो विधाएं हैं अभी। सद आचरण की अवधारणा का प्रचलन एवं विकास। कुछ सदाचार होता है, कोई अच्छा आचरण होता है, कोई सही आचरण होता है, ऐसी भावना आदर्शवाद ने दी। भौतिकवाद में तो जिसका जैसा मन है वैसा करो, सब चलता है ना? अब हमने इन दोनों के योगदान देख लिए, जिनमें कमियां कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी। समीक्षा तो तभी कर पाएंगे। हाँ, ठीक है। तो भौतिकवाद में क्या कमी रह गई, शिक्षा व तकनीकी व्यापार व युद्ध को समर्पित हो गया। जितनी भी शिक्षा है और जितनी भी तकनीकी है, ये व्यापार यानी लाभ मानसिकता के लिए हो गई और युद्ध मानसिकता के लिए। तो आप देखेंगे जितनी नई इन्वेंशन होती है, या तो वो युद्ध के लिए होती है या व्यापार के लिए होती है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है कोई नई चीज के अनुसंधान। मानव परंपरा में द्रोह, विद्रोह, शोषण व युद्ध को विधि मान लिया, है ना। अभी जैसे युद्ध करके उस देश के संसाधनों को छीन लो, है ना, इसको उचित मानते हैं। सर थोड़ी एक बात पूछनी है। हाँ, जैसे आप जी बताते जा रहे हैं सर, हाँ, जैसे भौतिकवाद और आदर्शवाद है, उसकी मतलब कि और चीज आपने बताई ना अभी, इसकी बात पहले बताई ना आपने। हाँ, ये चीज आप तीसरी तो बताइए सर, तो क्लियर हो जाए दोनों। तो तीसरी, अरे मैं जो जिस क्रम में बता रहा हूँ उसमें सुनो, मैं आपको उत्सुकता जान, वहाँ आएंगे, आपको पता चल गया तीसरी भी है अभी है ना, मैं बताऊंगा, आएंगे वहाँ पे। पहले इन दोनों की अच्छाई तो जान ली। हाँ भाई सुनो, इन दोनों की अच्छाई तो जान ली, कमी भी जान लेते हैं, फिर आते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो जल्दी क्या है, साथ देना अपने सर हमारा मतलब जो है कि आज ही जाए, आज ही वाली बात खैर वाली बात नहीं सर। हाँ, जो अच्छी चीज पकड़े मिली सर आज हमको, पकड़ेंगे ना, हाँ, पकड़ेंगे। लेकिन जो चीज और मैंने दोबारा बताना सर 3 क्लियर तरीके से। अरे बिल्कुल क्लियर तरीके से बताऊं, चिंता ऐसा नहीं कि पता चले वो होता है ये भूल जाए ना, भूले अच्छा ये बताओ, क्लियर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल क्लियर। ये बताओ कभी स्कूल में गए हो? गए हैं सर, जो चीज आज पढ़ने में रही वो चीज नहीं पढ़ी सर हमने। ठीक है, पर स्कूल गए हो इसका? गए तो है सर, जानते हैं। जब स्कूल में जाते हो तो क्लास में पढ़ाए क्या पढ़ा जाएगा ये विद्यार्थी तय करता है कि टीचर? जी सर बिल्कुल। क्या नहीं बोल रहे दो ना, टीचर समझ गए इशारा? जी सर हाँ, समझ गए। ठीक है, बढ़िया। आगे साम दान दंड भेद, साम दान दंड भेद को नीति मान ले, पॉलिसी मान लिया, ठीक है। उसको प्रोसेस मान लिया, इसको द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध को प्रक्रिया मान लिया, उसको इसको हमने नीति मान लिया, पॉलिसी मान लिया। प्रकृति के शोषण, है ना, भौतिकवादी विधि से प्रकृति का शोषण खूब किया है, उससे उसके फलस्वरूप प्रदूषण, ऋतु असंतुलन और धरती को बुखार हो, ये इसका परिणाम है भौतिकवाद। इसमें कोई बात ना समझ में पूछते रहे। समाज में शोषण की मानसिकता को प्रोत्साहन मिला,
भौतिकवादी विधि से एक दूसरे का भाई भाई एक दूसरे की जेब काट रहा है, गला काट रहा है। शिक्षा विधा लाभोन्माद, भोगोन्माद व कामोन्माद को समर्पित होना। लाभ का पागलपन को बोलते हैं लाभोन्माद, भोगने के पागलपन को बोलते हैं भोगोन्माद, और कामुकता यानी सेक्स के पागलपन को बोलते हैं कामोन्माद। शिक्षा विधा में ये तीन पागलपन भूत के रूप में सवार हो रखे हैं, इसका प्रचलन है। आज की आधुनिक शिक्षा में से गुजरने के बाद ये तीन भूत सर पे चढ़ जाते हैं। हाँ जी, ये जो तीन त्रुटियां हैं, हाँ इनके कारण ही जो है हमारा पतन हो गया जी। फोकस यही तीन हो जाते हैं। मानव का अध्ययन नहीं हो पाया, यानी मनुष्य समझ में नहीं आया। फाइनली जो कमी है, बॉटम लाइन है, सब कुछ हाथ पैर मारने के हजारों सालों तक अभी तक मानव क्या है ये समझ में नहीं। सेकेंड लाइन में जो बाकी चीजें समझ में आई, लेकिन युद्ध, शोषण व युद्ध को विधि मान लेना का क्या अर्थ? प्रक्रिया आगे बढ़ने के लिए, अपने विकास के लिए किसी को दबा दो, विद्रोह, यही तरीके हैं। उसका विद्रोह कर दो, एक प्रक्रिया। शोषण कर दो, एक प्रक्रिया। युद्ध कर लो, इसे। हाँ जी, और कुछ इस पे तो कमियां दिखती है कि नहीं दिखती? खुले तौर पे। अब आदर्शवादी विधि से क्या कमी है? आदर्शवाद में जिसको सत्य बताया, यानी ईश्वर को सत्य बताया, ईश्वर को बता दिया कि वो अव्यक्त है और अनिर्वचनीय है। यानी जो ईश्वर है वो छुपा हुआ है, ठीक है, और उसको कोई जान भी लेगा तो उसको बता नहीं सकता। इस बात को बोला अनिर्वचनीय, उसको बताया नहीं जा सकता। इसके लिए उन्होंने वचनीय का मतलब होता है जिसको बताया जा सकता है, उसके ऊपर दो नेगेटिव डाल दिए। अवचनीय बोलते तो भी वही बात होती, निर्वचनीय बोलते तो भी, और इसको बोला अनिर्वचनीय। ये परंपरा के ग्रंथों में लिखी बात है। तो सत्य को यानी ईश्वर को बताया ही नहीं जा सकता, कोई जान लेगा वो भी नहीं बता सकता। उसके लिए उपमा दी है गुड़ खाया गूंगा। जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया तो पर ये बता नहीं सकता गुड़ का स्वाद कैसा। ऐसे ईश्वर को किसी ने अनुभव कर लिया, वो बता नहीं सकता कि ईश्वर क्या। तो ये एक कमी रह गई, यानी सत्य को अगर बता नहीं सकते तो सत्य का की प्रतिष्ठा कैसे बनी? रहस्य में चला। परंपरा में ज्ञान रहस्यमय विधा में चले जाना, फलस्वरूप मानव परंपरा अर्थात शिक्षा, आचरण, व्यवस्था, संविधान में ज्ञान प्रमाणित ना हो पाना। यानी पूरा ज्ञान, जब सत्य ही रहस्य में है तो ज्ञान सारा रहस्य में हो गया। ज्ञान रहस्य में हो गया तो मानव परंपरा को पहचानने के लिए शिक्षा की विधा जो है, आचरण है, व्यवस्था है, संविधान, इन सब में कोई ज्ञान के लक्षण देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वो रहस्य में ही है। तो राजा ने जो कर दिया वो सही हो गया, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना। आदर्शवादी विधि में राजा जो होता था उसको ईश्वर का प्रतिनिधि माना, है ना। आज राजा जो भी करेगा वो सही होगा, यहां से शुरू किया। जो धार्मिक संविधान बने उनके हिसाब से ऐसा था। तो अब राजा कुछ भी करेगा वो सही है, यहां से शुरू करते हैं। और राजाओं से ज्यादा व्यभिचारी लोग पैदा नहीं हुए एक समय आने के बाद, सारे उटपटांग काम राजाओं ने किए। उसी से तो त्रस्त होके सभा विधि आई बाद में। राजाओं को हटा के फिर जितने भी डेमोक्रेटिक तरीके आए, इसी वजह से है कि राजाओं ने के अत्याचार बहुत बढ़ गए। एक प्रश्न, हम
पूछ सकते जो हमारे मन में हाँ हाँ पूछो ना, बिल्कुल। जैसे सर, जैसे आदर्शवादी और भौतिकवादी, ठीक है, हाँ, ये कब की बात पुरानी है सर जी? ये आदिकाल से चलते हुए समय की बात है। करीब कितना समय हो गया इनको? इसको हजारों साल हो गए। तो कुछ मानव, ये जैसे मानव की बनाई हुई क्रियाएं हैं सर। हाँ तो मानव में कुछ डिफरेंस रहा होगा? हाँ, क्या कहना चाह रहे, पूरी बोलो ना। जैसे मान लीजिए जैसे हम हैं, हाँ, आप ये मानव अभी हैं, तो अब मानव में जो कुछ समानता का ये आप हैं, एक ही शक्ल हर चीज है, ऐसी चीज भौतिकवाद और आदर्शवाद बहुत हजार पुराने साल पहले की बातें हुई, आज सुनने में रही। तो मानव ने जो बनाई हुई है ये चीजें, तो मानव जो ऐसी मानव रहा होगा पहले। हाँ, और कैसा होगा? सकल सूरत अलग थी। एक मिनट रुक जाओ, मजाक में नहीं, उनका गंभीर प्रश्न है क्या? हाँ, ऐसे ही थे लोग। अब आप समझ रहे हैं, हाँ। जैसे मान लो ये मानव है, हाँ। तो इतना समझदार अब होगा, हो गया सर, ठीक है, उतना ही समझदार था पहले भी, बहुत ज्यादा समझदारी में अंतर नहीं आया। अंतर, अब कोई अंतर नहीं है, बहुत अंतर नहीं है, बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल बराबर है, वहीं खड़े हैं। आदिकाल में जैसे थे वैसे ही आज खड़े, क्योंकि आज भी सर पे डंडा मार के छीनने की प्रवृत्ति आज भी वैसी की वैसी, आदिकाल से। रहस्यमय बात करके दूसरे को अपने नियंत्रण में लाने की प्रवृत्ति आज भी वैसी की वैसी। कोई रूप में, शक्ल में, बॉडी में कुछ चेंज? बॉडी में तो कोई चेंज है ही नहीं, प्रवृत्तियों में भी बहुत अंतर नहीं है। केवल जो चीज बदली है वो तकनीकी बदली है, साधन बदले। जो कपड़ा पहनते हैं तन पे वो बदल गया, जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो बदल गई है, जिस कुर्सी पे बैठते हैं वो बदल गई, जिस गाड़ी में चलते हैं वो बदल गई। आज का मानो तो कपड़ा पहनता है साहब, पहले तो मानो क्या पहनता था? तो सबसे शुरू में हुआ तो छाल पहनते थे पेड़ों की। पेड़ों की छाल? हाँ, पत्ते पहनते थे। फिर उसके बाद कपड़ा बनाना सीख लिए तो कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। ठीक है, पर सोचने की बात एक सोचने की बात यह है, जंगल में मानव के अलावा कोई कपड़ा नहीं पहनता, तो पैदा तो मानव जंगल में ही हुआ होगा, फिर भी इसको कपड़ा पहनने का शौक लगा किसी कारण। क्यों सर? सोचने की बात है, कभी करेंगे इस पे बात, सोचो इस पे थोड़ा सा, फिर बात करें। हाँ जी, क्या कह रहे? जैसे अभी हम लोग भोजन खाते हैं, तो वैसे वो भी मतलब भोजन ही खाते थे उस समय। हाँ, पर भोजन का प्रकार अलग था। भोजन का प्रकार इसलिए अलग था कि भाई उस वक्त इतना पकाने की और इतनी सारी व्यवस्था, कृषि की व्यवस्था नहीं रही, तो पहले जंगल से इकट्ठा करते थे फल फूल, है ना, इस प्रकार की चीजें, कंद मूल वगैरह ये सब। अच्छा, उनको भी पहचानने का क्रम रहा होगा, पैदा होते ही तो सब मानव जाति ने सब चीजों को तो नहीं पहचाना होगा, पहले तो शुरू किया जानवरों को देख के। कुछ चीजें जानवर को अनुकूल आती है, मनुष्य को अनुकूल नहीं आती, तो पहले पता चला होगा कि अच्छा इन जानवरों के जो खाना है वो हमारे को अनुकूल आता है, इन जानवरों का खाना हमें अनुकूल नहीं आता, तो कुछ वर्ष तो उसमें निकल गए होंगे, काफी निपट गए होंगे उसमें, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन बढ़ती है। करते करते खाने की पहचान हुई, फिर आग की पहचान हुई, उसमें प्रोसेसिंग आ गई, बहुत सारे तरीके रहे, हजारों सालों का इतिहास है, इतिहास पढ़िए उसमें बहुत कुछ आता है। इधर के म्यूजियम को देखिए, इस पे चर्चा कीजिए। तो सर मानव जंगल से पैदा हो? जी, जंगल में ही पैदा हुआ है, जंगल में ही पैदा हुआ है मानव, और पैदा होने के थोड़े दिनों में ही जंगल काटना शुरू कर दिया खाने के लिए, रहने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जैसे वहाँ संविधान लिखा है जी, संविधान विरोधाभास आज के घटे, क्या आज के घटे संविधान लिखना विरोधाभास अपने आप में नहीं है। किस बात का विरोधाभास? संविधान पर्पस ये है कि हम जो जिस सामाजिकता में रह रहे हैं उस सामाजिकता में तो संविधान एक चाहिए, कि क्योंकि यहाँ पे पब्लिक जो है वो अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग विचारधारा के हैं जी, तो उसको एक सूत्र से समाज को चलाने के लिए तो संविधान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। यहाँ मैंने लिखा है कि त्रुटियां, आदर्शवादी में जो त्रुटियां थी, हाँ, तो त्रुटि और संविधान ये हमको थोड़ा सा अलग लग रहा है। हाँ, तो संविधान जो हुए हैं परंपरा में धर्म आधारित संविधान भी हुए हैं, और आज के जिसको कहते हैं गणतंत्रीय संविधान भी हुए, दोनों प्रकार के आदर्शवादी बात है। हाँ, यहाँ पे आदर्शवाद की बात है, पर आज के भी संविधान को आप देख लो, उसमें ज्ञान कहाँ मिलता है?
उस ज्ञान को जीते हुए लोग कहाँ दिखते हैं? छोटी प्रियम्बल को ही इंप्लीमेंट करते हुए लोग कहाँ दिखते हैं? कौन से पदाधिकारी, कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा राष्ट्रपति, कौन सा मंत्री, कौन दिखता है? कौन सा चीफ जस्टिस? जो लिखा हुआ संविधान है आज का, उसको निभाता हुआ कौन दिखता है? अभी परसों तरसों जो संभल में एक घटना घटी है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज ने रूलिंग दी है उसी लॉ को उल्लंघन करते हुए। उसके बाद दंगे फसाद हो गए। और तो कोई संविधान शब्द है, किताब है, उसको कोई मानता नहीं है। तो यहाँ बात आगे विचारधारा की है ना? तो आदर्शवादी संविधानों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि मानव परंपरा में किसी चीज को स्थापित होने के लिए उसे 4 जगह पे स्थापित होना पड़ेगा, किसी भी विचारधारा को। एक तो उसका शिक्षा उसके आधार पे होनी पड़ेगी, दूसरा लोगों का आचरण उसके आधार पे होना पड़ेगा, फिर विधि और व्यवस्था को ही संविधान कहते हैं, विधि को ही संविधान कहते हैं, व्यवस्था में आना, तो व्यवस्था और संविधान में उन बातों को आना पड़ेगा, है ना? इन सब की एक सूत्रता होगी तो जाके वो परंपरा में स्थापित होगा। तो जो हाँ जी, चौथी चीज तो पहली हो गई शिक्षा, आचरण, विधि जो है, विधि विधान जिसे कहते हैं, इसी को संविधान कहते हैं, और व्यवस्था जो हम ढांचा बनाते हैं। ठीक है, अब जो ये चारों चीजें बनी हुई है, आज कोई शिक्षा प्रचलित है, कोई प्रकार के आचरण प्रचलित है, किसी प्रकार का संविधान प्रचलित है और किसी प्रकार की व्यवस्था प्रचलित है। इन चारों को देखिए, इसमें कहीं समझदारी दिखती हो, या जो धार्मिक पुस्तकों में या भौतिकवादी पुस्तकों में जो वैल्यूज की बात करते हैं वो कुछ दिखता हो तो बात। शिक्षा कुछ कह रही है, आचरण कुछ और है, संविधान कुछ और व्यवस्था कुछ और ही चल रही है। ये संकट से आदमी जूझ रहे हैं। तो इसके अंदर जो जिसके पास ताकत नहीं है वो बोलता रहता है भाई क्या कर रहे हो, कैसा हो रहा है, और जिसके पास ताकत है बोला ये भी कर लो वो भी कर लो, कोई फर्क नहीं। तो ताकतवर आदमी को कभी कोई कानून से कोई परेशानी नहीं, सारा कानून गरीब आदमी के ऊपर चलता है, कमजोर के ऊपर चलता है। आज की विधा तो यही है। ठीक है, विभिन्न धर्म, संप्रदाय, पंथ आदि में परस्पर भेदभाव होना, फलस्वरूप समाज खंडित होना, सांप्रदायिकता का बढ़ना, ये आदर्शवाद के आया। हर कोई मानता है हमें सत्य पता है, बाकी नालायक है, इस बात को लेकर झगड़ा है। ठीक है ना? सांप्रदायिकता का अर्थ होता है जो मान्यता हम रखते हैं, मान लीजिए हम किसी धर्म के हैं, या हम किसी जाति के, या हम किसी भाषा के, तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी कम नहीं, बाकियों को हमारे हिसाब से चलना चाहिए। अपने अपने नियम बनाने की कोशिश, तो हमारी सत्ता चलेगी, दूसरे की नहीं चलेगी। ये मानसिकता को सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिक दंगे सुना है वर्ड? क्या चीज? सांप्रदायिक दंगे एक वर्ड जो होता है, उससे काफी रिलेट कर पाओगे। सही, सांप्रदायिकता संविधान में भी लागू है ना? वो बोलते हैं सांप्रदायिकता का उन्मूलन चाहते हैं, लिखा तो संविधान में ये है ना, ये संविधान ऐसा लिखा हुआ है, पर उन्मूलन तो नहीं हो पाया। अभ्यास के रूप में जो थे सरकारों ने क्या किया, बढ़ावा दिया। उन्होंने अलग अलग संप्रदाय को अलग अलग समय पे किसी ने किसी को बढ़ावा दिया, किसी ने किसी को बढ़ावा दिया, ये लेके झगड़ा बढ़ता रहा। जब भी के पास सत्ता है। उन्मूलन का अर्थ आपने क्या बताया था? हाँ जी, उन्मूलन का क्या अर्थ बताया था? उसको हटाने, इलाज करना, समस्या का निदान, जड़ से हटा देने को उन्मूलन कहते हैं, जड़ से इलाज करते हैं। ठीक है, आदर्शवाद से किसके साथ उठो, किसके साथ बैठो, किसके साथ खाओ, किसके साथ नहीं खाओ, किसके साथ ब्याह करो, किसके साथ नहीं करो, इस प्रकार की तमाम रूढ़िवादिता इस आदर्शवाद से आई। शिक्षा का अधिकार वर्ग विशेष तक सीमित है, पूरी धरती पे हुआ है काम, आज भी चल रहा है। शिक्षा का अधिकार सबको नहीं है, कुछ ही लोग शिक्षित हैं, ऐसा मान।
और फाइनली मानव का अध्ययन ना हो पाना। ये दोनों में सर जी, दोनों से नहीं समझ में आया ना मनुष्य क्या है। अच्छा, हाँ, दोनों में खूब सर कूटा है, पर मानव क्या है समझ में नहीं है। ठीक है, तो भौतिकवाद और आदर्शवाद को लेके थोड़ी सी पिक्चर आप लोगों में बन गई होगी। क्या कह रहे हैं भौतिकवाद और आदर्शवाद, भौतिकवाद का अर्थ क्या है और आदर्शवाद का अर्थ क्या है, ये थोड़ा थोड़ा आपको स्पष्ट हो गया। अभी तीसरा वाला बचा है सर, अभी बताइए उसको। बताइए क्या सही पता चले ना। बिल्कुल बिल्कुल। 10 मिनट अभी 7 दिन भी 5 दिन इसको एक बार आप सोच लीजिए अपने में, ये जो बातें हमने कही इसमें देखिए, इसको हमने इस विधि से कहने की कोशिश की है जैसे किसी सबका सम्मान होता रहे ठीक से। तो इसलिए पहले योगदान को गिना है, कमियों को पहले नहीं बोलो, पहले उनके योगदान को देखना। ठीक है, तो ये अभ्यास घर में भी कर सकते हैं। किसी की कमी बताने से पहले उसकी योगदान को बताओ। है ना काम की बात? बिल्कुल सर। जो भौतिकवाद में शिक्षा का विस्तार तो हुआ और हम लोग भौतिकवादी शिक्षा भी लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भौतिकवादी शिक्षा ने ही हमको आगे मानवीय शिक्षा के लिए क्या प्रेरित किया, इसमें इसका योगदान कुछ हो सकता है? देखिए, दोनों ही शिक्षा विधाओं में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रेरणा मिली आगे बढ़ने के लिए, है ना। एक में सत्य को जानने के लिए प्रेरणा मिली, एक के अंदर अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिली। इस रूप में दोनों जगह पे हाथ पैर मारना शुरू हुआ। तो ऐसे जो उसमें सिंसियर विद्यार्थी होंगे, उनको जब भी कोई सच्चाई की तरफ इशारा होगा उसको लपक लेंगे। तो दोनों विधाओं के अंदर है भाई। ईमानदार विद्यार्थी होगा तो उसको जहां पे भी सत्य की भनक लगेगी उसमें चल देगा। खोजी होना पड़ेगा ना, जिज्ञासु होना पड़ेगा। अब भौतिकवादी जिज्ञासु हो या आदर्शवादी जिज्ञासु, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, लेकिन हम अक्सर देख रहे हैं जो भौतिकवादी शिक्षा के लोग हैं, यानी विज्ञान पढ़ने वाले लोग हैं, वो ज्यादा उसका कारण है ना भैया, आज की डेट में भौतिकवादी शिक्षा और अगर आदर्शवादी शिक्षा के अनुपात को देखेंगे कितनी ज्यादा है? 100%। स्वाभाविक है, ज्यादा होंगे मैक्सिमम। 90-10 या 95। हाँ बस पाकिस्तान में थोड़ा ज्यादा हालांकि प्रेम भैया ने बंद करवा दिया इमरान खान को। थोड़ा बहुत बचा है। ठीक है ना। मूल में जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग ही बाबा के पास टिकेंगे, बाकी नहीं टिक पाते। जो खोज रहे हैं कुछ, क्योंकि इसमें भी लंबी लिस्ट IITians की है। वो तो भैया उसका एक और कारण है ना, हर जगह। जैसे मान लीजिए प्रेम भैया जुड़ गए, तो प्रेम भैया के जितने संपर्क में लोग हैं सबको उन्होंने जोड़ा है। अब मैं जुड़ा हूं तो मेरे संपर्क के लोगों को जोड़ूंगा, बागड़िया जुड़े वो अपने संपर्क के, तो वो IIT से आते हैं, मैं IIT से आता हूँ। सत्यजीत जुड़े सबसे पहले हमारे, वो IIT में प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को जोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है ना। तो जो जहां पर होता है उधर उस वातावरण में प्रभाव फैलाना शुरू कर देता है, संयोग से वो जुड़ गए। बाबा तो गए थे पहले सारे ही धर्म और मठों में, वो शंकराचार्य के पास भी गए, श्रृंगेरी वाले वहीं पे आए थे हमारे कंटक, उनसे भी बात की, गुरुद्वारों में भी गए, मस्जिदों में भी गए, मंदिरों में भी, मठों में भी, वो कृष्ण मूर्ति के पास भी, ओशो के पास भी, सबके पास तो चले गए। फिर
पॉलिटेक्निक से फिर IIT में। हाँ, जब उनको पता चल गया कि ये कोई भी धर्म गद्दी इसको लेके चलेगी नहीं और इसको सामान्य व्यक्ति के पास शिक्षा से ले जाना होगा, ये उनको शंकराचार्य बोले, श्रृंगेरी बोले कि हमारा मठ लेके नहीं चल पाएगा, तुम्हारा काम बहुत महान है, लेकिन हम जो मठ की गद्दी से बोलते रहे हैं ये इसके समर्थन में नहीं है, तो हम बोल नहीं पाएंगे इस गद्दी से बैठ कर। तो बात सही है आपकी, उन्होंने ऐसा सत्यापित किया है, सत्य किया, और एक रात में पढ़ के किताब को बोले ये। हाँ, एक लाइन पढ़ी, एक लाइन समझा, बाबा इसकी बड़ी तारीफ करते हैं। हाँ, बाबा को पहली लाइन बोले तुमने बहुत महान काम किया है, बाबा छूटते ही बोले इतना महान है तो मैं आपको समर्पित करता हूँ, मठ इसको लेकर आगे बढ़ो। तो अपनी बेबसी जाहिर की। हाँ, उन्होंने ईमानदारी से बेबसी, फिर बोले अच्छा ठीक है आप गद्दी छोड़ दीजिए, आप लेके चलो, आपका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। तो बोले मैं ज्यादा दिन नहीं हूँ, मैं शरीर से, मैं उन्होंने कहा जो शंकराचार्य, वो ऐसा ही हुआ, वो 1.5 साल के अंदर निपट गए थे। ओशो ने क्या कहा? ओशो तो मिला ही नहीं, वो मिला ही नहीं, उसके पास वो कोई थी, उसकी महिला थी, एक दो थी, है ना, पता नहीं कौन सी थी, नाम नहीं, बाबा नाम नहीं जानते थे, कोई महिला आई थी इतना बताते थे। लॉजिकल आदमी था वो, हाँ, he appeared to be logical। हाँ, तो बाबा उसके पास गए बात करने के लिए, वो मिला नहीं, तो उन्होंने बोला कि आप कल ओशो तब मिलेंगे, आप उसकी पुस्तक पढ़ के। तो बाबा उसको ये बोले कि ठीक है, इस पुस्तक में अगर सत्य से जुड़ी हुई कोई भी बात मिली तो मैं दोबारा आऊंगा। उसके बाद दोबारा कभी नहीं गए। लेकिन अपने आप से गए इन लोगों के पास। बाबा ने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया। आदिवासियों के बीच गए, डकैतों के बीच गए, नक्सलाइट्स के बीच में गए, हम लोगों के बीच में आए, आईटीएंस के बीच में गए, जितनी विधाएं थी पूरे देश में सब जगह इसको लेके गए और थे। कोई नहीं कह सकता कि हमारे पास प्रस्ताव नहीं आया। आप ये सोचिए ना, जब उनकी साधना हो गई उसके बाद उनके मन में आया कि ज्ञान हो गया, अब इसका क्या करें। तो पहले तो आया विचार कि ये मेरे श्रम से तो नहीं हुआ, मेरा प्रयास तो बहुत छोटा सा था, ये उपलब्धि बहुत बड़ी, तो ये मानव जाति के पुण्य से हुआ, तो उसका श्रेय मेरे को नहीं जाता, मानव जाति के। वो बोले कि जैसे किसी चीज को तोड़ने में 100 चोटें लगती हैं हथौड़े की, तो मेरी चोट आखिरी चोट है, 99 चोट पहले लग चुकी है, इस हिसाब से उसको बोले। ठीक है, तो ये मानव जाति का है, तो मेरा फिर फर्ज बनता है कि इसको मानव जाति को सौंपूं। ठीक है, तो किसको सौंपूं? तो फिर उसमें विचार आया कि जो प्यासा जो होता है वो कुएं के पास जाता है। तो बोले ठीक है, हम बैठेंगे और प्यासा हमारे पास आएगा। बोले अगले ही क्षण दूसरा विचार आया, बोले ये तो आधुनिक युग है, कुएं का पानी पंप करके घर घर में जा रहा है नलके से, तो कुआं घर प्यासे के पास जा रहा है, मेरे को प्यासे के पास जाना है। ऐसा तर्क उनके अंदर बनता था। साधना किए थे भैया, ना तो कोई संपत्ति थी ना कुछ था, उसके बावजूद इतना फैला के गए। वहां से शुरू किया। जब आप चलेंगे आप तो देखेंगे, आश्चर्यचकित रह जाइएगा कि पूरा जीवन धर्मशालों में बिताया, पूरा बच्चे पाले, वो माता जी पाली, और वो भी माता जी पाली धर्मशालों में। 4 साल तक भैया पत्ते कंदमूल खा के रहे। तो इतने लोगों के पास जो विधि विधान बनाते थे, हाँ, जो राजनेता हुए, हाँ, हाँ, राष्ट्रपतियों के पास गए, मंत्रियों के पास गए, हाँ, यहाँ पे भी कोई उनको सब पैर छूते थे, आशीर्वाद मांगते थे। पहला शिविर लगाया, पहला शिविर तपस्या के बाद का लगा 45 दिन का, बेंगलोर में, कर्नाटक के चीफ जस्टिस। तो वो बुद्धिमान आदमी थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे पास शिविर लगाइए, तो सारे जज थे 45 दिन का। बाबा बोले कि सब पेन काफी सहित रहेंगे, सबने पूरा अध्ययन किया, शानदार समीक्षाएं की, निकलेगी। माने जो नौकर है वो नौकरी मानसिकता से की जाती है, पहली ही गलत हमको वेतन से बंधा हुआ है, उसकी
ताकत नहीं रह जाती है तो छोड़ पाते, बहुत विरले होते हैं आपको नहीं छोड़ पाते, एक भी आदमी नहीं छोड़ता। फिर उसी वेंकटचलैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, दोबारा प्रस्ताव है शंकरदयाल शर्मा तक और पहुंचा, शंकरदयाल राष्ट्रपति शर्मा तक पहुंचाया वेंकटचलैया ने अंग्रेजी का ट्रांसलेट करके। और तीसरी बार उसी वेंकटचलैया से तब मिले बाबा जब गाँव गए, हाँ। तो अति वृद्ध हो गए थे, 85 प्लस थे। बाबा ने पूछा किन सुखद स्मृतियों में तुम्हारा जीवन गुजर रहा है, तो वेंकटचलैया बोले मौत के इंतजार में। सार्थक काम नहीं करेगा कोई तो चाहे चीफ जस्टिस हो जाए तब भी मृत्यु के समय निरर्थकता के बोध के साथ ये बताना। एक बार और मुलाकात हुई जो उसमें भी वो माध्यम बने थे, मतलब वेंकटचलैया जी के भी उसमें छोटी भूमिका थी, उतनी बड़ी नहीं थी जितनी शंकरदयाल शर्मा के समय थी। जब राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद थे उनसे मुलाकात हुई। हाँ हाँ राष्ट्रपति से मिले जब वो तो इंटरनेट से पढ़ा वो वाला, जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे चोर लूटे ले आते हैं, जब तुम्हारे यहाँ कोई आदमी नहीं आता क्या? ठीक है, तो हम आज यहीं पे रोकते हैं जिसमें हमने भौतिक